हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 का चैप्टर 4 जलवायु, नई बुक जो आपकी 2025-26 के अनुसार है, उसके अनुसार हम आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप आ चुके हैं आप क्लास 9th में, तो इसमें आपको अपने क्वेश्चन आंसर के अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम। तो ये देखिए, आपका अभ्यास का प्रश्न आ गया। अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो ये है, इसमें पहला ऑप्शन है सिलचर, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है मानसीराम और घ है गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर घ, मानसीराम। अब चलते बच्चे प्रश्न 2 में, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है 4, देख लीजिए। काल बैसाखी का, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों लू, गा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से होता है। मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा खा, जून के प्रारंभ में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत, तो बच्चों 4th क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर होगा गर्म दिन एवं ठंडी रातें। उत्तर खा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 2 में। निम्नलिखित पक्षों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो उत्तर देख लीजिए, इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 2 का ही दूसरा क्वेश्चन। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो इसका उत्तर है बच्चों, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण है, मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा परिवर्तन होता है। भारत में जलवायु में भी पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। देश की 80% से ज़्यादा वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो ये तो जाहिर सी बात है, मरुस्थलीय भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, क्योंकि यह भाग रेतीली भूमि और होती है, और जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि राजस्थान का आपका है, थार मरुस्थल हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते बच्चों, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो मालाबार तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मानसून ये अरबी शब्द है, मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। वर्ष के दौरान ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा के परिवर्तन को मानसून कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा इसका पॉइंट हमने लिखा है, मानसून में विराम। मानसूनी वर्षा में एक वर्षा रहित अंतराल आता है। जब वर्षा में विराम आता है, ऐसा तब होता है जब मानसूनी गर्त का अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में कुछ समय तक शुष्क अवस्था रहती है बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, जीव, वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव सभी इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया तेज लाती है तथा संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों, इसमें एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा था, क्योंकि इसी पर हमारी सारी कृषि और सब कुछ, हमारे त्यौहार डिपेंड करते हैं। जब अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, अच्छी उपज होती है, और तभी हम अपने त्यौहार और सब कुछ अच्छे से मना पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपका प्रश्न 3। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो इसका उत्तर है बच्चा, बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते और अधिक आर्द्रता होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी आर्द्रता, नमी कम हो जाती है, जिसके कारण वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है बच्चों, अब है आपका चौथा क्वेश्चन, कारण बताइए।
भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित कारणों से होता है। देख लीजिए, वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब के कारण होता है। सर्दी में हाईलाइट किया हमने आपके लिए, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और ठंडी शुष्क पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है। गर्मियों में यही हिंद महासागर से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि उत्तर में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं, जिससे पवनों की दिशा उलट जाती है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसका उत्तर है भारत में 80% से अधिक वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ये पवनें वर्ष के कुछ ही महीने जून से सितंबर तक ही बनी रहती है। इन महीनों में पवनें समुद्र से तो बच्चों इसका आंसर है आपका, भारत में 80% से अधिक वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ये पवनें वर्ष के कुछ ही महीने जून से सितंबर तक ही बहती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें नेक्स्ट है, इन महीनों में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अपने साथ बहुत अधिक जलवाष्प और नमी लाती हैं, जो वर्षा करती है। जलवाष्प समझ रहे हैं बच्चों, जब इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इससे जलवाष्प बनती है और इससे फिर भाप बन के ऊपर जाती है और फिर ये बूंदें इकट्ठी होती हैं और तब इसी से वर्षा होती है। बाकी महीनों में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए बारिश नहीं होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका उत्तर है बच्चों, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है। ठीक है बच्चों। हालांकि स्थल से समुद्र की ओर है, तो इसको बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसका स्थल समुद्र की ओर जा रहा है तो ये शुष्क रहता है। वही समुद्र से जब स्थल की ओर आता है तो नमी लेके आती है, इसीलिए बारिश होती है। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। हालांकि तमिलनाडु के तट पर ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर, जिसके कारण वहाँ कुछ मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते बच्चों क्वेश्चन 4 में। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडमान के पास महासागर पर पैदा होने वाला चक्रवातीय दबाव उष्णकटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के तटीय भागों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र का ढाल मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाते, इसलिए इन स्थानों पर वर्षा नहीं होती और ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 5 पे, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसके उत्तर पे। भारत की जलवायु अवस्थाओं में तापमान और वर्षा के संबंध में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे तापमान में अंतर। ग्रीष्म ऋतु गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है बच्चों। उसी तरह तापमान में अंतर शीत ऋतु में, ये था ग्रीष्म ऋतु में पहला। शीत की रात में लेह लद्दाख में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में, थोड़ा तिरुवनंतपुरम ये रॉन्ग हो गया है, में यह 22 डिग्री से भी कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं बच्चों आगे। वर्षा की मात्रा में अंतर। मेघालय में वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है बच्चों। वर्षा के समय में अंतर। देश के अधिकतर भागों में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, लेकिन तमिलनाडु तक जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर है बच्चों, समय। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान की दृष्टि से दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है बच्चों। चेन्नई पूर्वी घाट में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। दिन रात की अवस्था इस ऋतु में गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। ठीक है बच्चों। हिमपात। उत्तर में तुषारपात पाला समान है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात बर्फबारी होता है। पवनें। देश के
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 में। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। तो बच्चों चलते हैं हम इसके उत्तर पर। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। मानसून की शुरुआत जून महीने में होती है। वर्षा का कारण समुद्र से नमी लेकर मानसूनी पवनें लगभग पूरे भारत में वर्षा करती हैं। वेग मानसूनी पवनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है और मानसून की समाप्ति अक्टूबर महीने में होती है। अब चलते बच्चों मैप का क्वेश्चन है आपका। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा वाले क्षेत्र और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं इसके मैप पर और ये देख लीजिए इसका मैप, जिसके अंदर हमने दर्शाया हुआ है लद्दाख हो गया आपका, पश्चिमी राजस्थान हो गया, ये है आपका मेघालय जहाँ वर्षा खूब होती है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है आपका। तो इसको हमने कलर के हिसाब से दर्शाया है। 20 सेंटीमीटर से कम वाले जो हैं उसको हमने नारंगी कलर से दर्शाया है और हरे रंग वाले को हमने 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को बताया है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ये, इसको भी आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। जलवायु प्रश्न नंबर 1 है इसमें। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग को ही जलवायु कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 पे। मानसून किसे कहते हैं? तो उत्तर मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ये उत्तर 2 बार हो गया, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। मौसम और जलवायु के मुख्य अवयन कौन कौन से हैं? तो वे तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वृष्टि। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने के लिए निम्नलिखित कारण है। भारत 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर की ओर आधा भाग उपोष्ण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। यहाँ दाब और सतह की पवनें उपरितन संचार, पश्चिम विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दशाएं हैं। यहाँ एल नीनो दक्षिण दोलन की घटना सक्रिय रहती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में कौन से स्थान विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? तो असम के राज्य के मानसीराम में होती है बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लीजिए 6 कारक हैं। अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, वायुदाब एवं पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न 7 में। भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं किन वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है? तो भारत में जलवायु संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसको। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन के ऊपर घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच होती हैं? तो 27 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। जेट धाराएं क्या है? ये भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित पवनें हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये सक्रिय पट्टी में स्थित होती है। ये मौसमी होती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर चलती हैं। ये धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तरी अक्षांशों में बहती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ को उत्पन्न करती हैं। ऐसे विक्षोभ भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा लाते हैं। इन्हें उपोष्ण जेट धाराएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है जेट धाराएं क्या है? तो ये सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है बच्चों, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह को कहते हैं। इन्हें ही पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। मानसून का प्रवाह उष्ण कटिबंधीय में लगभग कितना रहता है? तो मानसून का प्रवाह उष्ण कटिबंधीय में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न 13 में। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र को ही अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एल नीनो किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसका उत्तर है बच्चों ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहते हैं। ठीक है बच्चों। भारत में जलवायु का आगमन कब होता है? तो भारत में जलवायु का आगमन होता है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के बीच। ठीक है बच्चों। अब चलते बच्चों प्रश्न 16 में, काल बैसाखी किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है तथा इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो ये पश्चिमी एवं पूर्व जेट धाराओं द्वारा लाए गए विक्षोभ हैं। ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अपना प्रभाव डालते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 18, भारत के द्वीप समूहों में कब वर्षा होती है? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह से में यह मई माह के प्रथम सप्ताह तक वर्षा करते हैं। ठीक है बच्चों। जलवायु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों देख लीजिए, किसी विस्तृत क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम के योग को जलवायु कहते हैं। अब चलते बच्चों भारत की जलवायु कैसी है? प्रश्न नंबर 20, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 21 चलते बच्चों, मानसूनी जलवायु विभिन्न किन भागों में विश्व की किन भागों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बच्चों मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 22, भारत जलवायु समान प्रतिरूप में एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में प्रादेशिक भिन्नता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री तक रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 20 डिग्री से हो जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के अन्य भाग में वर्षा के रूप में होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक के नाम लिखिए। तो इसका कारक आ गया, पहला होगा अक्षांश लैटिट्यूड। पृथ्वी की गोलाई के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के द्वारा अलग अलग होती है। तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। दूसरा है तुंगता, ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती है तथा तापमान घटता है, इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, वायुदाब एवं पवन तंत्र या प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, समुद्र की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, ये प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पर, महासागरीय धाराएं, ओशन करेंट्स। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म तथा या ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं छठे पॉइंट पर, उच्चावच लक्षण, रिलीफ फीचर्स। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने में वायु के रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र की वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों। पर्वतों के पौनःविक ढाल सूखे रहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में, महाद्वीपीय अवस्था के से आप क्या समझते हैं? तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है, ये प्रभाव कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।